लेट स्टूडेंट स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 के फिजिकल केमिस्ट्री के पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले जो थ्योरी है वो है जॉन डाल्टन का एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी। डाल्टन ने क्या बोले थे? डाल्टन ने बोले थे जो एटम है वो है सब्सटेंस के, जो कोई पदार्थ के मैटर के वो अल्टीमेट पार्टिकल है। मतलब क्या है उसके हम फर्दर, जो अल्टीमेट पार्टिकल मतलब क्या है उसके हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार जो एटम है वो है अनडिवाइडेड पार्टिकल, उसके हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन देखो ये थ्योरी जब एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल है लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जब ये सब डिस्कवर हुए थे तो डाल्टन के एटॉमिक जो थ्योरी है वो गलत साबित हुआ। तो गलत साबित होने के बाद वो थ्योरी रिजेक्ट हो गया। तो इसके बाद क्या है, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल है। देखो थॉमसन ने क्या बोले थे, देखो थॉमसन के जो एटॉमिक मॉडल है, थॉमसन ने बोले थे जे थॉमसन मॉडल है, थॉमसन ने बोले थे जो एटम है वो स्फेरिकल है। एटम क्या है? स्फेरिकल है। और उसमें जो है पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मान लीजिए जैसे वाटरमेलन के पल्प होती है और लाल वाला जो पल्प होती है रेड कलर का, उसको वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ऐसी जो एटम में पॉजिटिव चार्ज ऐसे पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और वो जो वाटरमेलन में जैसे सीड्स होती है, वाटरमेलन के सीड्स होती है, उस सीड्स के तरह वो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेस्ड होती है, एम्बेडेड होती है। ऐसे सीड्स के तरह वो जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे एम्बेडेड होती है। और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड होती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो देखिए इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक एक रिपल्सन होगा और प्रोटॉन के साथ, अर्थात ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स वो बैलेंस होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही वो पोजीशन में होता है कि जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स में जो है वो बैलेंस हो जाएगा। यही था थॉमसन के एटॉमिक मॉडल। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के कोई जो एक्सपर्ट है उसके वो प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल ऐसे भी नाम के थॉमसन के मॉडल के जाने जाते हैं। तो एक बात ध्यान देने की योग्य है, जो थॉमसन के मॉडल है वो एज्यूम कर लिए थे जो एटॉमिक मास है, जो एटम के पूरा मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें कोई मास जो है वो कोई इधर उधर नहीं थे। पूरे एटम के अंदर जो जिसके एटम की जो साइज है उसको पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और थॉमसन ने ये भी बोले थे जो एटम के जो रेडियस है, मान लीजिए ये एटम है, इसके जो रेडियस है लगभग 10⁻10 मीटर के आसपास है, लगभग इतने हैं। इसकी जो रेडियस है एटम के, जो स्फेरिकल एटम है उसकी जो रेडियस है लगभग 10⁻10 मीटर के आसपास है। यही है थॉमसन के मॉडल। हम देखते हैं जो रदरफोर्ड के मॉडल कैसे आया। देखो ये जो थॉमसन के मॉडल था, वो थॉमसन के मॉडल कितने सही है वो जानने के लिए रदरफोर्ड और उनके दो स्टूडेंट मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। देखो एक्सपेरिमेंट था हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल के हाई स्पीड के अंदर एक गोल्ड, पतला सा एक गोल्ड के फॉइल है, उसके अंदर बॉम्बार्डमेंट करना। मतलब क्या, अल्फा पार्टिकल के द्वारा वो गोल्ड फॉइल के ऊपर हिट करना है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के ऊपर स्पीड से उसके ऊपर फॉल करना। तो अकॉर्डिंग टू जो थॉमसन मॉडल कहते हैं कि जो है वो चार्ज है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, पूरे चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें है, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो इसी के अनुसार रदरफोर्ड ने सोचा था कि जो देखो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये सारी अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा और दो एक होगा जो स्लाइडली डिस्प्ले, उस जो पाथ है उसमें थोड़ा सा डिस्पर्स्ड हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट है वो बहुत शॉकिंग था। रिजल्ट क्या था? देखो रिजल्ट था ये जो सारे अल्फा पार्टिकल है ना, ये सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन से निकल गया ऐसे, और कुछ था वो जो डिफ्लेक्टेड, थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड होकर निकला।
थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड होकर निकला। और लेकिन एक था जो क्या, जो पूरे ऐसे 180 डिग्री डाइवर्टेड हो गया और कुछ ऐसे डिफ्लेक्टेड होकर निकला। तो ये रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग था। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे कि सारे जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा और जो डिफ्लेक्टेड होगा वो कितना होगा, बहुत लिटिल डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जो ये जो 180 डिग्री मतलब क्या, सीधे वापस जाना है, उल्टा वापस जाना है, ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो इसके कारण उन्होंने ढूंढा, तो ढूंढते ढूंढते मिला के देखो ये जो डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री हुआ, इसके मतलब क्या है, ये कोई ऐसे सब्सटेंस के साथ इसके कॉल्यूशन हुआ, इसके साथ टकराया जिसके मास अल्फा पार्टिकल के साथ, अल्फा पार्टिकल से बहुत हाई ज़्यादा है। और क्या है, और ये अल्फा पार्टिकल तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल देखो क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल होती है हीलियम +2 आयन। देखो हीलियम में क्या होते हैं, हीलियम में जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्या है, हीलियम के प्रोटॉन में भी, हीलियम के न्यूक्लियस में भी 2 प्रोटॉन होती है, ये 2 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन भी 2 है, 2 न्यूट्रॉन भी है। ये लेकर हीलियम का न्यूक्लियस गठित होती है। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हट जाती है तो वो अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, देखो अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम +2 आयन है। तो इसके मतलब क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, डबल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये डबल पॉजिटिव चार्ज जिसके साथ रिफ्लेक्शन होगा, इसके मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन कर रहे हैं, विकर्षित कर रहे हैं। तो रिपल्सन, पॉजिटिव चार्ज के विकर्षण यही करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वही पॉजिटिव चार्ज के विकर्षण करते हैं। तो इसके मतलब क्या है, ये जो अल्फा पार्टिकल वापस आया 180 डिग्री में, वो एक पॉजिटिव चार्ज के साथ उसका कॉल्यूशन हुआ, उसके कारण ही ये वापस आया। तो इसके जो एक्सपेरिमेंट है, उसी के बाद रादरफोर्ड में एक मॉडल दिया था, जो रादरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के तौर पे जाने जाते हैं। वो मॉडल क्या है, देखो रादरफोर्ड ने बोले जो एटॉमिक जो मास है, एटम के जो मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड तौर पे एक स्मॉल रीजन में, बहुत सा स्मॉल रीजन में वो कॉन्सेंट्रेटेड तौर पे और रहते हैं। वेरी स्मॉल रीजन में सारे पॉजिटिव चार्ज है, सारे पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज जो एक जगह में था, एटम के अंदर वो एक जगह में रहते हैं। तो उसी के रादरफोर्ड ने क्या था, न्यूक्लियस बोले थे, उसी के रादरफोर्ड ने नाम दिया था न्यूक्लियस। देखो ये जो न्यूक्लियस है, इस वर्ड के पहले बार एटॉमिक मॉडल के अंदर यूज किसने किया था, रादरफोर्ड ने किया था। और क्या बोला था, जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो एटम के जो सारे मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड के तौर में वो रहते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला था, ये देखो जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, ये सेंटर हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे ट्रैवल करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। इसके ये जो सर्कुलर पाथ है, इस पाथ के रादरफोर्ड ने किया था ऑर्बिट, रादरफोर्ड में बोले थे वो ऑर्बिट है, और इसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करते हैं। तो ये तो रादरफोर्ड की थ्योरी था। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, देखो बाद में हुआ था, जो बहुत सारे साइंस में डिस्कवरी हुए थे, वो डिस्कवरी के कारण रादरफोर्ड के मॉडल जो है वो भी नल एंड वॉइड हुआ था। देखो वो डिस्कवरी क्या क्या है हम देखते हैं। देखो रादरफोर्ड में जो मॉडल दिया था, उस मॉडल में रादरफोर्ड में एक बात बोला था, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ में सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करते हैं। लेकिन मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया
क्या थ्योरी दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो वो थ्योरी के अनुसार जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेशन मतलब क्या है? देखो ऑसिलेशन मतलब क्या है? देखो मैक्सवेल ने बोला था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जब कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं, ऑसिलेटिंग मोशन क्या होते हैं? ऑसिलेटिंग मोशन मतलब पीरियोडिक मोशन, एक ही पाथ में बार बार घूमना, उसी के हम ऑसिलेटिंग मोशन कहते हैं। तो ये जो सर्कुलर मोशन है, इसे ये तो एक ऑसिलेटरी मोशन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन बार बार घूमते हैं। तो जब ऐसे पाथ में कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल मूव करते हैं, वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एमिट करते हैं। और देखो ये रेडिएशन होती है, तो ये एक एनर्जी होती है, एनर्जी एमिट होती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है जो इसके जो काइनेटिक एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे हैं, तो इसके काइनेटिक एनर्जी तो है। ये काइनेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी के कन्वर्ट होती है। तो ये एनर्जी कन्वर्ट होने के कारण क्या होता है? इसके काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। अच्छे से ध्यान से सुनो, इसके काइनेटिक एनर्जी घट जाती है, क्योंकि ये जो जब ऐसे सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, इसके ट्रैवल करने के कारण क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। और रेडिएशन का जो एनर्जी हो कहाँ से आते हैं? वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्सन होने के कारण क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। और काइनेटिक एनर्जी घटने के कारण क्या होती है? देखो ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के साथ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब क्या है? ये तो न्यूक्लियस इसमें अट्रैक्ट कर रही है, ये अट्रैक्शन तो फिक्स्ड है, इसके कोई तो मतलब नहीं आया। लेकिन क्या हो? ये काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है? ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी क्या देती है? इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही तो देती है, तभी तो ये दोनों फोर्स बैलेंस होती है और इसके बाद ये एक फिक्स्ड पाथ में ट्रैवल करती है। लेकिन जब ये काइनेटिक एनर्जी घट जाती है तो उसके मतलब क्या है? ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घट जाती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटने के कारण क्या होते हैं? इसके जो ऑर्बिट के जो रेडियस है ये घटती है। तो मान लीजिए कि ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, तो इसके ये जो है ये जो ऑर्बिट के पाथ है, रेडियस घट गया। तो रेडियस घटते हैं, तो ये तो एमिट कैसे कर रहे हैं? कंटिन्यूअस एमिशन हो रही है। तो ये क्या होगा? एक ऐसे कंटिन्यूअसली इसका जो ऑर्बिट का जो रेडियस है घटते जाएगा, ऐसे कंटिन्यूअसली घटते जाएगा। तो ये एक समय में ये आएगा क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, क्योंकि इसके जो मूव करने का, ऑर्बिट में मूव करने का जो एनर्जी है, वो सारी एनर्जी कैसे है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के तौर पे वो रेडिएट करते हैं। तो रेडिएट करने के बाद क्या है? इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो ये अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अर्थात क्या हुआ? देखो इसमें जो रदरफोर्ड के मॉडल होती है, रदरफोर्ड मॉडल के जो एटम के जो स्टेबिलिटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे तो एटम जब गिर जाएगा तो उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं होगा। न्यूक्लियस क्या होगा? तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा, इसके मतलब क्या है? एटम जो है उसके कोई स्टेबिलिटी नहीं होगा, और स्टेबिलिटी नहीं होगा तो ये जो सारे विश्व एटम के द्वारा कैसे गठित होगा? तो ये रदरफोर्ड के सबसे बड़े जो है उसके डिस्क्रिपेंसी है, इसके सबसे बड़े रदरफोर्ड के फेलियर यही है। इसके बाद देखो तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो क्या? वो जो ड्यूअल नेचर हुआ, जो रेडिएशन है ना, वो रेडिएशन के क्या है? जो पार्टिकल और वेव, ये दोनों ड्यूअल नेचर आ गया, ये भी साइंटिस्ट ने खोज लिया। और इसके बाद कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था, जैसे देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे ये जो फिनोमेना है ये भी साइंटिस्ट में खोजा था, डिस्कवर किए थे। तो ये जो सारी जो है इसके एक्सप्लेन करने के लिए बोर ने एक मॉडल दिया था। तो देखो हम पहले वो जो डिस्कवरी हुआ था, जो ड्यूअल नेचर है रेडिएशन के, ड्यूअल नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और क्या है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब हम डिस्कस करने के बाद है बोर मॉडल में जाऊंगा। देखो हम डिस्कस करते हैं।